नमस्कार। धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुंदरसन पांडे एवं मेरे साथ बैठे हैं छतरपुर के जाने माने आचार्य ज्योतिष वैदिक अनेक शास्त्र में विद्वतापूर्ण श्री पंडित रमेश चंद्र दीक्षित जी। रमेश चंद्र दीक्षित जी से आज हम जानकारी करेंगे कि विवाह के विषय में जो आज का युग में जो चल रहा है परेशानियां, इन सब विषय में बात करेंगे। दीक्षित जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जय जय श्री राम। दीक्षित जी, एक प्रश्न है, सब अन्य प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ प्रश्न की आज चर्चा करेंगे। वैवाहिक परंपरा के गत के जो कुंडली मिलाया जाता है, कुंडली मिलाने के बाद भी कुंडली से मुहूर्त निकाला जाता है, मुहूर्त निकालने के बाद भी बहुत लोग बहुत बारीक से कुंडली मिलाते हैं और बहुत बारीक से मुहूर्त भी निकालते हैं, परंतु विवाह मुहूर्त उसी टाइम पे नहीं होता है और इसके कारण है कि वो मुहूर्त किसी काम का नहीं रहता है। और ऐसा परिस्थिति आता है कि हमको क्या ऐसा ये करना ज़रूरी है कि हम मुहूर्त को भूल ना जाना। और दूसरी बात ये कि आप किसी व्यक्ति को आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के मुहूर्त निकाल रहे हो, उस मुहूर्त को अनदेखी करना, इससे वैवाहिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मुहूर्त के विषय में जो आपने पूछा है, तो मुहूर्त तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। उसके साथ साथ में विवाह में जो प्रारंभ से शोधन किया जाता है विवाह का, कि लड़के का सूर्य देख करके और लड़की का गुरु शुभ करके और दोनों का चंद्रमा अनुकूल होने के बाद, उसके साथ साथ में विवाह में जो 10 दोष बताए गए हैं, उन दोषों को बचाते हुए विवाह की जो तारीख है वह निश्चय की जाती है। तारीख निश्चय करने के बाद फिर उस लग्न को देखना पड़ता है कि लग्न का समय क्या होगा जी। तो लग्न समय देखने के लिए हमें यह देखना है कि हमारे लग्न से सप्तम स्थान में, 12वें स्थान में कौन सा कोई पापक ग्रह तो नहीं है। उन ग्रहों को बचाते हुए हमें शुद्ध लग्न देखनी है और लग्न को हमें समय भी देखना है कि हम किस समय उस जो लग्न सही है जी, उस सही लग्न में हम विवाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो प्रायः यहाँ के हिसाब से जो विवाह होता है, विवाह लगभग 3 बजे के बाद ही हो पाता है संस्कार। इसलिए ऐसी लग्न देखनी चाहिए जो हमें 3 बजे के लगभग 3 बजे 4 बजे तक मिल रही हो शुद्ध लग्न, तब तो हम उस शुद्ध लग्न में पहुँच पाएंगे। और इसके पहले विवाह शोधन हो गया, लग्न पहले है और वो लग्न निकल जाती है, तो उस लग्न में हम विवाह नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से शोधन करने का कोई महत्व नहीं रहता है। जी महाराज जी, आपने कहा कि विवाह के लग्न देखना जरूरी है। मान लीजिए किसी की विवाह के लग्न अपने निर्धारित करके रखा है और वो 3 बजे के आसपास है और किसी न किसी कारण में आज की भौतिक सुख और भौतिक की साधन की वजह से अधिकतर तो कैमरा मैन और ये फोटोग्राफी की में समय निकल जाए। अगर किसी का कारण मान लीजिए जो लग्न निकाला गया था वो लग्न अगर क्रॉस कर जाए, फिर क्या उसमें चंद्र तारा शुद्धि बल का विचार करके कभी ऐसा लग्न निकाला जा सकता है? हाँ, उसके बाद जो अगली लग्न होती है उस लग्न के विषय में, या वो अगली नहीं है उसके बाद दूसरी लग्न है, तो थोड़ा और आगे बढ़ करके दोषपूर्ण लग्न को प्रायः छोड़ करके ही विवाह करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग कभी भी कहीं कोशिश करें, जो आचार्य के माध्यम से या जो ज्योतिषियों के माध्यम से आपने जो लग्न निकाला है, एक तो उस लग्न को क्रॉस ना करें। अगर क्रॉस करते हैं तो पुनः विचार करके ही लग्न में शादी करें, नहीं तो अन्यथा शादी के जीवन में बहुत कठिनाई आती है जी। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए महाराज जी, शादी जो विवाह का होता है, जो आजकल की जो एक प्रचलित है कि जयमाला कार्यक्रम है, तो जयमाला कार्यक्रम प्रांतीय के अनुसार थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। कैसा रहता है कि मान लीजिए जयमाला का कार्यक्रम आज उत्तर भारत में पहले करते हैं तो दक्षिण भारत में विवाह के बाद जयमाला कार्यक्रम करते हैं। क्या जयमाला कार्यक्रम इस शादी का अंग है? देखिए, हमारे शास्त्र विधि से जो विवाह किया जाए तो उसमें जयमाला का कहीं कोई महत्व नहीं माना गया है। हमारे यहाँ तो जो
संस्कार हैं वैदिक संस्कार। वैदिक संस्कारों में केवल जो द्वारचार पूजन है और आगे के जो देव पूजन हैं, देव पूजन के साथ साथ में विवाह के जो कन्यादान हैं और ये संस्कार है, इन संस्कारों को महत्व दिया गया है। देखिए विवाह वो जयमाला का जो कार्यक्रम है पहले इसलिए यहाँ हमारे यहाँ हो जाता है कि जैसे ही द्वारचार हुआ, द्वारचार के बाद में सब लोग दरवाजे में बैठते हैं, वहाँ स्वागत होता है। उसी स्वागत में यह स्वागत के रूप में ही वर कन्या एक दूसरे को जयमाला पहना करके पहले एक दूसरे का स्वागत कर देते हैं और परिवार के जो सदस्य हैं वो बारातियों का स्वागत करते हैं। जी, जी। तो इस प्रकार से यहाँ उसको पहले ले लिया गया है, बाद में फिर उसका कोई मतलब विवाह हो जाने के बाद में फिर वरमाला डालने का कोई महत्व नहीं बनता है जी। इसलिए यहाँ की परंपरा के अनुसार हम उसको अपना ठीक मानते हैं कि पहले ही होना चाहिए। पहले होना चाहिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैसे कि विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है, तिलक आदि कार्यक्रम होते हैं, तो तिलक के बाद जब मंडप में प्रवेश होते हैं उसमें जो विवाह की शास्त्र विधि परंपरा है, वो शास्त्र विधि परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त करके एक लोक रीति और तथा नापित के द्वारा जो कुछ किया जाता है, जो लोक रीति प्रचलित हो जाता है, जिसके कारण से शास्त्र विधि लुप्त हो जाता है और किसी आचार्य को भी लुप्त करना ही पड़ता है, क्योंकि लोक रीति जो वहाँ माताएं बहनें जो बैठे रहते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि आपने ये नहीं किया। क्या लोक रीति बहुत आवश्यक है शास्त्र रीति से अधिक? नहीं, देखिए शास्त्र रीति तो सब जगह चलती है। वेद रीति, कुल रीति और देश रीति, विवाह संस्कार के विषय में इन सब विषयों को लेकर के चलना पड़ता है। जैसे देश रीति है तो देश रीति में यदि देश के अनुसार नहीं किया जाएगा तो वहाँ के लोग भी उसमें संशय में पड़ जाते हैं। जी जी। तो उस देश रीति को लेकर के वेद रीति जो हमारी वो जो सब जगह प्रचलित है, वेद रीति हर जगह वही चलती है, परंतु कुल रीति और देश रीति हर जगह भिन्न भिन्न होती है। जी जी। तो अपने कुल की रीति को भी पूरा करके और मतलब देश रीति को भी लेकर के और वेद रीति को पूर्णतः करना पड़ता है, तभी वह विवाह वैदिक और कुल का आचार्य और देश का आचार्य लेकर के संपन्न किया जाता है, तभी वो सब लोग उसको अच्छा मानते हैं और अच्छा माना जाता है, क्योंकि वेद रीति भी हो गई तो कुल रीति भी आवश्यक है और देश रीति भी आवश्यक है। जी। तो महाराज ये जो जरूरी है कि हमको वैदिक रीति के साथ साथ लोक रीति और कुल रीति का भी बहुत सम्मान करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हुई। अब एक और प्रश्न उठता है कि जो शादी में आजकल कहीं कहीं जगह पर देखने को मिलता है कि 7 फेरे और कहीं कहीं देखने को मिलता है 4 फेरे, और जहाँ कोई अच्छा आचार्य जो वैदिक आचार्य जो शास्त्र विधि के अनुसार करने वाला व्यक्ति जब 4 फेरे कराता है तो उसको महिलाएं, वहाँ के उपस्थित महिलाएं बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने 7 फेरे नहीं कराए तो शादी अधूरी रह गई। इसमें 7 और 4 फेरे के क्या अंतर है और वास्तविक क्या है? देखिए, वास्तविक जो पहले विवाह किया जाता था, जो सारी परंपराएं लेकर के विवाह पहले होते थे, जो क्रियाएं 3 फेरों की हैं वो पहले हो जाया करती थी, लेकिन आज के समय पर वो सारी क्रियाएं समय के अनुसार नहीं की जाती हैं। तो जब वो क्रियाएं नहीं हो पाती हैं तो हम तो यही मानते हैं कि 4 फेरे जो पहले बताए गए हैं, जिसमें 3 फेरों में कन्या आगे चलती है जी, और चौथे फेरे से वर को आगे किया जाता है। तो चौथी भांवर वर के द्वारा होने के बाद फिर 3 फेरे उसी क्रम में वर के पीछे कन्या चल करके पूरे 7 फेरे कर देने से ही वह विधान भी पूरा हो जाता है, देश का विधान हो जाता है और वर्तमान समय का जो मांग है वो भी पूरी हो जाती है। तो शास्त्र रीति क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? 4 फेर करना चाहिए, 7 फेर करना चाहिए? शास्त्र तो सप्तपदी का उसमें निर्णय दिया गया है, लेकिन सप्तपदी ही होती है, 7 ही होते हैं। लेकिन पहले जो 3 फेरे होते थे वो गुप्त होते थे, उनको कोई समझ नहीं पाता है कि जैसे वो जब कन्या पहले आती है तो 1 फेरा पहले पड़ जाता है, मंडप के नीचे पहले एक बार कन्या आएगी तो 1 फेरा वो मान लिया जाता है, दूसरा फेरा फिर मान लिया जाए, ऐसे 3 फेरे पहले हो जाते थे। लेकिन वो देखने में किसी को नहीं समझ में आते, इसलिए लोगों को 4 फेरे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। नहीं, 4 फेरे तो होते ही हैं,
और 3 फेरे उसके साथ में और किए जाते हैं। वर्तमान समय पे 7 फेरे ही कराना चाहिए। चलिए, ये एक संशय भी दूर हुआ है कि महाराज जी के माध्यम से, क्योंकि महाराज जी जो है कि शादी के हमारे छतरपुर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान के साथ शादी में उपस्थित होते हैं और अच्छे शास्त्रोक्त विधि से शादी करते हैं, और इनसे ज़्यादा बेटर और कोई शायद ना जान सके। फिर इसलिए हमारे धर्म दिग्दर्शन चैनल में महाराज जी को चुना गया है कि शादी के विषय में। महाराज जी, एक प्रश्न और है जी, कि लोगों का एक प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न भी है, कुछ लोगों का भी प्रश्न है। जो 7 वचन जो किया, उसमें जो विवाह के मंडप में दिया जाता है, तो जब पंडित या आचार्य जब उसमें वचन का मार्गदर्शन करता है या बताता है कि कैसा करना चाहिए, उस समय में 7 वचन को वो बहुत माइनर पॉइंट के हिसाब से, मतलब बिल्कुल कुछ है नहीं, हंसी मजाक के हिसाब से वो उस समय को उसमें हंसी मजाक में निकाल देते हैं। क्या वो फेरे के साथ साथ ये 7 वचन का जो कहा गया है वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए? वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है विवाह का। हम तो उसको सबसे महत्वपूर्ण विषय बता करके ही 7-5 वचन सुनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्यों है? क्योंकि विवाह संस्कार ही 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा ही सब वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने इस 7-5 वचनों के द्वारा विवाह की मर्यादा को बंधन में बांधा है जी। 7 वचन जब कन्या वर्षे कहती है तो उन 7 वचनों में वह यह शपथ लेती है कि आप मेरे इन 7 वचनों को पालन करें तो मैं आपका वामांग स्वीकार करूंगी। जी जी जी। तो वर ने कहा ठीक है, 7 वचन मैं आपके पालन करूंगा, लेकिन उसके साथ में मेरे भी 5 वचन होंगे। जी। तो वही 7-5 वचन बतला करके वर कन्या एक दूसरे की अपनी मर्यादा या बंधन उसको पकड़ते हैं, और उसके अनुसार यदि जीवन में चले तो कभी विवाह में कोई विखंडन नहीं आ सकता, कोई विघटन नहीं आ सकती। जी जी जी। यदि उन वचनों को मर्यादा से पालन किया जाए, सुन लिया जाए, इसलिए वो आवश्यक है। देखिए, आप कहीं भी अगर इस बात को आप महाराज जी की बात सुन रहे हैं तो आप याद रखें, कहीं भी शादी में कहीं जाएंगे तो आपका भी एक बड़े होने के नाते सलाह देना चाहिए, भैया जिससे आप शादी कर रहे हो वो उसकी जो वचन का वो है उसको निरंतर उसका ध्यान पूर्वक सुने और उसको अनदेखी ना करें। ठीक है महाराज जी, एक और प्रश्न उठता है कि वैवाहिक कर्म में हमने शास्त्र में सुना है कि चतुर्थी कर्म भी एक पूजा होती है, तो वो कई लोग विवाह के दिन उसी मंडप में कर देते हैं, तो वास्तव में कि उसके 4 दिन के बाद करने का भी कहा गया है। बिल्कुल। तो इनमें से जो लोग भेद हो रहा है कि कई लोग करते भी नहीं है, तो ये चतुर्थी कर्म क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये आवश्यक कार्य है, यह भी विवाह से जुड़ा हुआ एक विवाह का अंग है। यदि इस कार्य को नहीं किया जाता है तो आगे चल करके जो व्यवधान आते हैं, कभी संतान के भी व्यवधान आते हैं, कभी कोई अन्य परेशानियां दाम्पत्य जीवन में आती हैं, तो इन सब परेशानियों को निवारण करने के लिए चतुर्थी कर्म करना अति आवश्यक है, जिसमें नाखून कटते हैं, महावर लगती है, और उसको उसमें देखा जाता है मुहूर्त उनका निकाल करके। हालांकि पहले तो जो है ये कार्य बाद में होता था विवाह के, जी। और उसका अलग से समय देखना पड़ता था, लेकिन समय अभाव के कारण आजकल का जो समय है तो विवाह समय पर सब कुछ अनुकूल होने के कारण यदि वह कार्य भी विवाह के समय कर लिया जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं रह जाता, इसलिए उसी समय कर लिया जाता है, और यह कार्य करना आवश्यक है। तो देखिए, चतुर्थी कर्म जो भी आप लोग उसको गौण नहीं मानते, इम्पोर्टेंट नहीं मानते, जरूर उसको भी करें। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और एक रह गया है कि शादी के बाद जो शादी के समय में जो गठजोड़ा बंधा रहता है वो कई लोग कई वर्षों तक रखते हैं, कहते हैं कि 40 वर्ष के बाद हम लोग जैसे कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं तो वो अपने शादी के गठजोड़ा निकालते हैं, तो क्या वो गठजोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है या जो हृदय से जो जुड़ा हुआ गठजोड़ा इम्पोर्टेंट है? देखिए, वो विवाह का ग्रंथि बंधन है, वो हमेशा रखने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह विवाह के समय तक, यानी विवाह के कार्य पूरे करने तक के लिए ग्रंथि बंधन होता है, उसको लंबे समय तक बांध करके रखने का कोई विधान नहीं है। जब जो कार्य शुभ कार्य होता है तो ग्रंथि बंधन उसी समय किया जाता है, और वह कार्य संपन्न होने के बाद पुनः उसको खोल दिया जाता है, क्योंकि ग्रंथि बंधन जब तक रहेगा तो सारे जो नियम हैं
ब्रह्मचर्य आदि के, इन सब नियमों का पालन किया जाता है ग्रंथि बंधन बंधे होने पर। और ग्रंथि बंधन छूट जाने के बाद में फिर जो नियम है वो उनमें अलग हो तो इसका मतलब है कि आपके वैवाहिक की जो गठबंधन है, जिस समय में बंधन किया जाता है वो एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र को जोड़ा जाता है, लेकिन जो आपका आंतरिक बंधन है, जो जिसने आपने पति या पत्नी माना है, तो वो आपके गठबंधन हृदय में होना चाहिए, ना कि कपड़े में। नहीं, तो उस समय में जो होता है उसका जो नियम पालन उसकी एक शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है। उसको जरूर नहीं कि हमको कई वर्षों तक सजा के रखे। नहीं, कई लोग उसको कहते हैं कि वही कर्मकांड की पूजा का कई यज्ञ में वही पहनना पड़ता है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम ग्रंथि बंधन छोड़ा है, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराज जी, आपने शादी के बारे में बहुत अच्छा विषय बताया और बहुत सारे काफी संशय दूर किया है। और मुझे लग रहा है कि हमारे धर्म दिग्दर्शन चैनल के माध्यम से जो आध्यात्मिक और सनातन धर्म के प्रचार करने के लिए जो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए अनेक अनेक आचार्यों के माध्यम से, अनेक अनेक वैदिक आचार्य, अनेक अनेक विद्वान के द्वारा काफ़ी संशय को जो है, जो काफ़ी शंका है, उसका समाधान किया जाता है। आप लोगों को भी लगा होगा कि पंडित रमेश चंद्र दीक्षित जी के माध्यम से वैवाहिक जीवन में जितने सारे परेशानियां हैं, जो जितने सारे शंकाएं हैं, शायद आपके दूर हो गए। अगर आपका फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है, अगर कुछ आपके मन में है, तो ज़रूर आप हमको कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको प्रेरित करें। और कोशिश करें कि आप अपने जितने भी मित्र को आप एक साधारण वीडियो या साधारण क्लिप को वायरल करते हो। इससे बढ़िया कि सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इस वीडियो के भी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और किसी भी प्रकार के आपका कोई प्रश्न हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगले एपिसोड में हम अगले आचार्य, एक महान आचार्य के द्वारा फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें कि आप कभी सुना होगा कि भागवत में बहुत सारे रहस्य हैं। इसलिए अगले एपिसोड में हम भागवत आचार्य के द्वारा, छतरपुर के जाने माने भागवत आचार्य के द्वारा हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।